हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, वो कल कुछ तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से आपको रिकॉर्डिंग का जो वीडियो था ये इंग्लिश वाला वो नहीं मिल पाया। बट अभी फिर से रिकॉर्डिंग जो चालू हो चुकी है, क्योंकि तबीयत गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मिर्चा लग रहा था, वो सारी चीज़ें, तो सारे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। तो अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 15वां नंबर का अपना प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं इंग्लिश का। तो चलो हम लोग वहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलो भाई, ग्रामेटिकल एरर देखना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा। ओहो, चलो। वन कुड आर्ग्यू दैट दीज आर कंपल्सन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द स्टेट। देखो, फॉर द स्टेट यहाँ पे मुझे कुछ नहीं सुइटेबल लग रहा है, फिर भी एक बार रीड करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वन कुड आर्ग्यू दैट दीज आर द कंपल्सन्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द स्टेट। देखो यहाँ पे फॉर तो ना तो मुझे पहले सही लग रहा था, ना ही अभी भी सही है। ठीक, यहाँ पे फॉर द स्टेट की जगह पे ऑफ होना चाहिए था, और यही गलत है। तो क्या हो जाना चाहिए था, फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्योंकि जब स्टेट जो है, जो स्टेट के जो पोजीशंस, अगर उसको हम डिनोट करने के लिए देखें तो हमें बिल्कुल ऑफ का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन यहाँ पे फॉर द स्टेट नहीं, ऑफ द स्टेट होगा, यही सही हो जाएगा। आप हिंदी अर्थ भी निकालें तो के लिए नहीं, जो स्टेट का होना चाहिए था। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। Cow are amongst the gentlest of animal. अच्छा, none shows more passionate tenders towards their young. देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है काउज, फिर आर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म है। क्या है ये? प्लूरल फॉर्म है। अगर ये प्लूरल फॉर्म है तो फिर आपको भी यहाँ पे ये जो एनिमल्स लिखा हुआ है, उसके बाद में ये नन सोज। अब सोज क्या है? SAES का मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, फिर मोर पैसियोनेट टेंडर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे जब फर्स्ट यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखी है तो यहाँ पे भी प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे सोज की जगह पे क्या होना चाहिए था? सिर्फ सो होना चाहिए था। ठीक है, तो गलती किस में हो जाएगी? थर्ड ऑप्शन, नन सोज लिखा हुआ है, नन सो मोर होना चाहिए था। 3 नंबर, improve the bracketed part of the sentence the finance minister has knowledge। अच्छा, क्या करना है? improve करना है। चलो, the finance minister has acknowledged that the challenge before the government now are to work out both policy and investment measures to boost momentum। अच्छा, are to work out, the finance minister has acknowledged that the challenge before गवर्नमेंट नाउ आर वर्कआउट। यार फिर वही चीज़ देखो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है। फिर आगे हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे, वो भी तब जब हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। दैट द चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट नाउ आर टू वर्कआउट। आर टू वर्कआउट का क्या ही मतलब? यहाँ पे जब आगे पीछे जब वो चल रहा है तो आगे फिर इज टू वर्कआउट होना चाहिए था। बिल्कुल यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, इज का इस्तेमाल होता। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं क्या required है इसके लिए। Passengers were asked to identify their suitcases before they were लोडेड ऑन द प्लेन। तो ठीक तो है, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है, यहाँ पे भी वर है, यहाँ पे भी वर है। बाकी देखा जाए तो आप हिंदी अर्थ भी निकालें तो भी सही निकल आएगा। पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई देयर सूटकेस बिफोर दे वर लोडेड ऑन द प्लेन। तो दे वर ऊपर भी सही, तो क्योंकि वो जो है उनको प्लेन में लोड करने के बारे में पूछ रहे, तो जब दे लगा हुआ है तो वर बिल्कुल सही हो जाएगा, और लोडेड भी आगे सही लिखा, तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। चलो फिर 5 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलो, द ब्लाइंड मैन नीडेड टू क्रॉस द स्ट्रीट। तो ब्लाइंड मैन को क्या चाहिए होगा कि भाई ब्लाइंड मैन है, उसको रोड क्रॉस करने के लिए कोई सहायता वाला चाहिए होगा, कोई सहायक आदमी चाहिए होगा। तो बस हमको यही देखना है, द ब्लाइंड मैन नीडेड असिस्टेंट
टू द क्रॉस रोड। ठीक, तो यहाँ पे उसको कोई ना कोई एक सहायता वाला चाहिए, गार्ड नहीं, गार्ड तो उसको किसी को बचाना थोड़ी ना है जो गार्ड चाहिए होगा। ठीक, कॉपरेशन हेल्प के लिए चाहिए, लेकिन कॉपरेशन ये वो वाली हेल्प नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज to extent of damage done by rains, repair, search, ascertain, circulate. So the first thing they did to, तो फिर अगर द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, अच्छा वो मतलब उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये देखी कि जो बरसात या पानी जो बरसा था उससे हमको नुकसान क्या हुआ। अगर नुकसान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर। क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, क्योंकि ये सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, कि मतलब पता लगाना, मतलब जो असर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, पता लगाना। और रिपेयर तो मतलब बनाना, तो वो रिपेयर तो बाद में करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि भाई हमारा नुकसान कितना हुआ। तो यहाँ पे असर्टेन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, रिपेयर तो मरम्मत करना हो जाता है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि मरम्मत तभी होगी जब आपको उसका नुकसान का पता हो। ठीक, सर्च का मतलब तलाश करना, और सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? फैलाना होता है। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हाउ मच मंथली रेंट, हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पे फॉर द हाउस। तो इसको बस हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखो, हाउ मच मंथली रेंट डिड था, तो डिड यू, क्योंकि हमको ये हाउ मच है तो इसका मतलब हमको इंट्रोगेटिव में तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? डिड यू लीव, तो ये हो जाएगा डिड यू पे, नहीं डिड यू पे ही तो नहीं, क्या कर रहा हूँ यार मैं, फिर से देखते हैं, मैं कुछ गलत कंफ्यूजन में था। हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पे फॉर द हाउस। अच्छा, तो इसको पैसिव फॉर्म में बनाना, इसकी जो करेक्ट फॉर्म, अच्छा करेक्ट पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हाउ मच मंथली रेंट, डिड की जगह पे बस वॉज कर देना है। ठीक, वॉज यू पेड, क्योंकि पे थी, अब थर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। फॉर द हाउस, बिल्कुल सही, बस खाली वॉज और पेड देखना है, हमको चेंज करना है क्योंकि पैसिव फॉर्म में था। चलो, तो हाउ मच मंथली रेंट इज नहीं होगा, ये काट दीजिए। हाउ मच मंथली रेंट वाज बीइंग नहीं होगा, हाउ मच मंथली रेंट वाज पेड फॉर द हाउस, बिल्कुल थर्ड नंबर सही हो जाएगा। चलो, फिर सेलेक्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन। अब एक्टिव फॉर्म चूज करनी है, तो वाज योर बैग, क्योंकि वाज है तो इसका मतलब डिड होगा। ठीक है, वाज है तो डिड होगा। योर बैग लेफ्ट इन द बस, तो क्या हो जाएगा? डिड। अब योर का तो पहले तो यू आएगा तभी तो योर बैग होगा, तो भाई यहाँ पे यू तो हाईलाइट, वो आपका हाइड हो रखा है। ठीक, तो क्या होगा? डिड यू, क्या हो जाएगा? डिड यू मतलब आपका लेफ्ट था तो लीव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट तो थर्ड फॉर्म होती है, LEAVE होता है। ठीक है, लीव की स्पेलिंग अपने आप सही कर लेना, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास यार पेन होता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, डिड यू लीव क्या नाम, योर बैग इन दी बस, तो बस खाली योर बैग इन दी बस लास्ट में आगे जोड़ देना है। तो डिड यू लीव हमको देखना है, डिड यू लिफ्ट काट दीजिए, हैव यू लिफ्ट काट दीजिए, वाज यू लीविंग काट दीजिए, डिड यू लीव बस यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, ये इनडायरेक्ट में लिखी है, इसको हमको डायरेक्ट फॉर्म में करना है। कीर्ति आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द मूवी ऑन द टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। अच्छा, तो कीर्ति से आस्क किया गया है तो क्या हो जाएगा? कीर्ति आस्क मी। फिर इफ की जगह पे क्या हो जाएगा? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। फिर आई हैड था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने पूछा है तो यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव में बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि ये हैड में था तो हमको इसको पास्ट में, तो क्या हो जाएगा? डिड। डिड यू वॉच, क्योंकि थर्ड फॉर्म से हम अब फर्स्ट मतलब जो है डिड तो लगी चुका, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तो वॉच द मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, क्योंकि प्रीवियस नाइट हम लोग उसको चेंज करने में बनाते हैं। तो यहाँ पे कीर्ति आस्क्ड मी, ठीक, इन कामा इन्वर्टेड कॉमा, हेड लग गया, नहीं लग सकता है। कीर्ति आस्क्ड मी डिड आई वॉच, नहीं, डिड आई वॉच नहीं, तो कीर्ति जब पूछ रही है तो तुमसे पूछेगी ना कि खुद के लिए बताएगी, तो तुमसे पूछ रही है, तो कीर्ति आस्क्ड मी डिड यू वॉच द मूवी। तो ये देखिए तीसरा वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्या हो जाएगा? जियो
जियोप्रेडी लिखा हुआ है। जियोप्रेडी का मतलब क्या होता है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए तुक्का लगाना भी क्या होता है, तुक्का आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा सकते, आपको कुछ तो अंदाजा होना चाहिए। तो जियोप्रेडी मतलब एक तरीके का खतरा होता है, या खतरे में डालना भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। जियोप्रेडी मतलब खतरा या खतरे में डालना। तो प्रिवेंशन लिखा हुआ है, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम या निवारण कह सकते हैं, ठीक। प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब तो सुरक्षा होता है। फिर पेरिल लिखा हुआ, पेरिल का मतलब भी यही होता है, आपदा कह सकते हैं पेरिल का मतलब, ठीक। और प्रमोशन का मतलब पदोन्नति होता है। 10 नंबर देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा 10 नंबर फिर से हो चुका, तो 10 नंबर को यहाँ से हटाते हैं। चलो 11 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या हो जाएगा, विंडिकेटिव हो जाएगा, और विंडिकेटिव का मतलब प्रतिशोधी होता है, ठीक है। फिर प्रतिशोधी, अब वाचफुल का मतलब क्या होगा, चौकन्ना, जो देखता रहे। फिर उसके बाद में क्या, रिवेंजफुल, फिर ये तो सिनोनियम है, तो रिवेंजफुल प्रतिशोधी का रिवेंजफुल हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा क्या था, फोर्सफुल, मतलब जो सशक्त हो, मतलब उसको जबरदस्ती करवाना, ऐसे कह सकते हैं। हेल्पफुल का मतलब उपयोगी। चलो 12 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटोनियम बताना यानी कि विलोम। इनऑर्डिनेट लिखा हुआ है, इनऑर्डिनेट का मतलब जो क्रमहीन हो, ऑर्डिनेट का मतलब जो क्रम से हो, तो इन ऑर्डर मतलब, इन ऑर्डर का मतलब, इनऑर्डिनेट का मतलब जो क्रम से ना हो, क्रमहीन हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, क्रमहीन कह लें, या कह सकते हैं जो अमान्य होता है, जो सामान्य नहीं होगा, सॉरी अमान्य नहीं, सामान्य नहीं होगा, असामान्य हो जाएगा। फिर अनड्यू, अनड्यू का मतलब होता है अनावश्यक, जिसकी जरूरत ना हो, ठीक। फिर क्रमहीन होगा तो दूसरा क्रम से होना चाहिए, तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का तो मतलब अधिकतम होता है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है, एक्सोर्बिटेंट लिखा हुआ है, एक्सोर्बिटेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, इसका मतलब भी होता है हद से ज्यादा। क्या होता है, हद से ज्यादा, अत्यधिक कह सकते हैं। और रीजनेबल, क्रमहीन, या कह सकते हैं जो अमान्य होगा। फिर तो रीजनेबल का मतलब तो हमारे लिए उचित हो जाता है, तो क्रमहीन, और या इसकी दूसरी मीनिंग थी अमान्य, तो इसके लिए अमान्य वाले के लिए आप ले सकते हैं, अमान्य नहीं, असामान्य, ठीक। ये तो इसके लिए रीजनेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द मोस्ट अपोजिट, यानी कि सिनोनियम, एंटोनियम बताना है। तो टेम्पेस्टुअस लिखा हुआ है, टेम्पेस्टुअस का मतलब होता है अशांत, ठीक है। फिर स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है। टॉयल का भी मतलब क्या होता है, टॉयल का मतलब परिश्रम करना होता है। काम का मतलब शांत होता है। और एग्जामाइन का मतलब होता है परीक्षण करना, ठीक है। तो काम, काम का मतलब भी शांत, तो अशांत का मतलब शांत उल्टा हो जाएगा। 14 नंबर, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो भाई सॉरी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमको यहाँ पे सही स्पेलिंग बताना है, क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब सभी में तो प्रोनाउंसिएशन सबका लगभग एक ही जैसा है, बस स्पेलिंग की दिक्कत है, तो आपको बस सही स्पेलिंग, इन फ्रेश, तो INFRAS, स्ट्रक्चर TRUCTURE होता है। इसका मतलब होता है आधार संरचना या आधारित संरचना, इसको भी कहते हैं। तो अगर ये ऑप्शन आप देखेंगे तो किसमें दिखेगा, तो देखिए INFRAS TRU, यहाँ पे यू नहीं है, इसको काट दीजिए, INFRAS TRUCTURE, बिल्कुल सही लिखी हुई है। 15 नंबर देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। अब फिर हमको यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड, अटेंडेंस लिखा हुआ है, अबुंडेंस लिखा हुआ है, एरोगेंस लिखा हुआ है, और अपीयरेंस लिखा हुआ है। तो भाई 15 नंबर में देखिए यहाँ पे सही क्या हो जाएगा। पहले तो आपको सबकी मीनिंग बता देते हैं। अटेंडेंस का मतलब तो उपस्थिति होता है, और इसकी स्पेलिंग होती है ATTENDANC होता है, और इसमें DENC लिखा, मुझे पता था यही होगा, तो ये गलत हो जाएगी। फिर एबुंडेंस, एबुंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या अधिकता कह सकते हैं। एबुंडेंस ABUNDANCE, और ये देखो बिल्कुल सही लिखी हुई है। एरोगेंस का मतलब घमंडी होता है, ठीक, ARROGANCE होता है, यहाँ पे ENCE लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक। फिर अपीयरेंस लिखा हुआ है, अपीयरेंस का मतलब उपस्थिति होता है, APP बनता है, इसमें AP बना हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यानी कि वन वर्ड बताना है।
क्या लिखा हुआ है, अ गवर्नमेंट रन्स बाय द वेल्थी पीपल, मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनके द्वारा अगर सरकार को चलाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं। धनिक जो तंत्र होता है, धनिक तंत्र, धन के द्वारा, धनवान लोगों के द्वारा चलाया गया जो ये तंत्र होता है उसको धनिक तंत्र यानी कि प्लूटोक्रेसी कहते हैं। मोनार्ची मतलब राजतंत्र होता है। ओलिगार्ची का मतलब होता है कुलीन तंत्र, और एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो शिष्ट गण लोग होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं उनके द्वारा। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम बताना है। क्या लिखा हुआ है? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। इसका अर्थ हो जाता है मतलब जो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड ब्रेड, इसका मतलब नई और जो उच्च गुण वाली जो वस्तु या सोच होती है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। तो इसके लिए अगर ऑप्शन देखेंगे तो टेक ऑन अ टास्क, टास्क दैट इज वे टू बिग, नहीं टास्क नहीं होगा। अ प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है इसमें। अ परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी, ये भी नहीं होगी। द मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन लॉन्ग लाइफ, ये सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। नाइदर फिश नॉर फाउल। क्या लिखा हुआ है? नाइदर फिश नॉर फाउल, इसका मतलब होता है तितर बितर। क्या होता है? तितर बितर। ठीक, आधा तीतर आधा बटेर भी इसको कह सकते हैं कि जो मतलब नाइदर फिश नॉर फॉल। तो फॉल का मतलब क्या होता है यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा। FOWL। चलो खैर, इसका मतलब होता है जो नाइदर फॉर नॉर फोल का मतलब होता है कि बिखरा हुआ, आधा तीतर आधा बटेर भी इसको कहते हैं। बहुत हिंदी में कहा जाता है वो आधा तीतर आधा बटेर, कि मतलब जिसके बारे में हम कंफर्म ना कह सकें कि वो तीतर भी और बटेर भी लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? समथिंग विच कैन नाइदर बी परचेस्ड नॉर बी ग्रोन, नहीं, समथिंग विच कैन नाइदर बी सप्लाइड इजली नॉर बी मेड अवेलेबल रेडली, नहीं, समथिंग विच कैन नाइदर बी सप्लाइड इजली नॉर बी एक्सेप्टेड बिफिटिंगली, समथिंग विच कैन नाइदर बी ईटन नॉर बी प्रिजर्व, नहीं ईटन और प्रिजर्व तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर। टाइम मैनेजमेंट इज दी, टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो देखो जो टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, इज द टेक्निक, एक तरीके की टेक्निक है टू यूज वंस की, कैसे यूज करना है अपने टाइम इफिशियंटली सो एज टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक, तो फिर यही बन पा रहा है। तो ये तो आपका फर्स्ट, मतलब ये वाला जो है ये फर्स्ट बन जाएगा, और ये वाला आपका सेकंड बन जाएगा, और ये वाला थर्ड बन जाएगा। तो यानी कि QRP मिल रहा है और ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो यही सही हो जाएगा। ये तो खैर बहुत सरल था, इसको तो आसानी से आप लोग बना सकते थे। चलो, आइडेंटिफाई द सिंगेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देखो आज फिर नो सूनर वाले आए हैं और बहुत बढ़िया होता है। नो सूनर के साथ डिड आता है। ठीक, नो सूनर के साथ डिड आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नो सूनर के साथ डिड इस्तेमाल होता है और देन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसका? नो सूनर के साथ डिड और देन, दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। तो व्हेन आ गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? देन होना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे देन का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो गलती किसमें हो जाएगी? ये वेन में। वेन नहीं होना चाहिए था, देन, क्योंकि नो सूनर के साथ जो उसका जोड़ा बनता है वो देन के साथ में बनता है। ठीक, चलो यहाँ पे कंप्रीहेंशन लिखा हुआ है। चलो इसको पढ़ेंगे और उसके फिर पैराग्राफ के जो आंसर होंगे उनको देखते हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको कभी लगे कि यार ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, आपको फायदा मिलेगा। चलो, टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल वर बीइंग हर्डली closed, children of all age and sizes were running helter skelter screaming joyously। ये लाइन थोड़ी सी मुझे सही लग रही है, मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, भले ही यूज ना हो, हमें क्या दिक्कत है? हमें भाई अंडरलाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, नो स्कूल टाइगर टाइगर, तो मतलब बच्चों की छुट्टी हो गई, बच्चे खुश हो गए, कोई स्कूल नहीं, कोई टाइगर टाइगर। दे वर शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन एंजॉइंग बीइंग स्केयर्ड। दे सीम्ड टू वेलकम मी, आई फेल्ट लाइक ज्वाइनिंग देम एंड बाउंडेड वे फ्रॉम द रेस्टोरेंट। I felt joining them and bounded away from the restaurant door and trotted along with them
at which they gleefully cried, "The tiger is coming to eat us." अच्छा, ये लाइन जरूर नोटिस कर लेना, पता नहीं आ भी सकती है नहीं भी, कि क्योंकि ये टाइगर के ऊपर बात चल रहा है, बच्चा चिल्लाते हुए जा रहे थे, नो स्कूल टाइगर टाइगर, मतलब शेर आ गया शेर आ गया। द टाइगर इज कमिंग टू ईट अस, लेट अस गेट बैक टू द स्कूल। आई फॉलोड देम थ्रो देयर स्कूल गेट वाइट, दे कैन, यहाँ पे वाइल होना चाहिए था, ये वाइट लिखा, वाइट नहीं, वाइल दे रैन अप एंड साउट देमसेल्फ इन स्कूल हॉल सिक्योरली। आई एक्सटेंड द स्टेप्स ऑफ द स्कूल, सा एन ओपन डोर एट द फार एंड ऑफ द बरामदा एंड वॉकड it in, happened to be headmaster's room. I believe as I noticed a very dignified man jumping on his table and having himself up into an attic. I walked in and flung myself on the cool floor, having कहाँ पे चले गए यार हाँ, attic. I walked and flung myself to cool flooring, having a partially the cool stone floor, with my head under the large desk, which gave me the feeling of being back in the Mampi cave. As I drowsed, I was aware of courteous step and hushed voice all around. I was in no mood to bother about anything. All I wanted was a little moment of sleep. A delight was drizzling in half sleep. I heard the door of room being shut and bolted and locked. I didn't care. I slept. While I slept, a great deal of consultation was going on. I learned about it later through my master, who was in crowd, the crowd which had gathered after making sure that I had been properly locked up and was watching. The headmaster seems to have remarked some day later, never demeaned in my wild mood, that I have no ill place to a tiger. I was, I wag had retorted, might be one way of maintaining better in spilling among of the boys. बढ़िया था पैराग्राफ। इसको ना समझ में आए तो जो लोग, जिनको जब पीडीएफ मिल जाए तो हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ना मजा आएगा। चलो, व्हाट डिड अ मिसबिहेव पर्सन से अबाउट द हेडमास्टर। चलो, ही शुड कीप द स्कूल क्लोज्ड फॉर सम टाइम। नहीं, क्लोज तो कहीं पे भी बात ही नहीं हुई है। द स्कूल शुड बी बेटर मैनेज बाई द टाइगर देन बाई हिम। हाँ, ये किया जा सकता था, क्योंकि वो टाइगर के लिए जो बात आई थी वो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हेडमास्टर की आगे की बात जो पैराग्राफ में थी वो भी थी। ही शुड लीव द प्लेस एंड गो बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ द टाइगर। नहीं, वो जगह कहाँ छोड़ रहा था, वो तो और गया था बच्चों के पीछे। ही शुड अलाउ द टाइगर टू स्लीप पीसफुली। अरे नहीं, तो ये वाला ऑप्शन फिर सही मिल रहा है। द स्कूल शुड बी बेटर मैनेज्ड बाय द टाइगर देन बाय हिम। मतलब जो प्रिंसिपल थे उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कौन कर सकता था? टाइगर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। देयर वाज द टाइगर just before the run towards the school, just before the run towards the school, in a restaurant, in a cave, in the forest, at the zoo। तो वो कहाँ गया था? तो वो तो बच्चे, where was the tiger just before the run towards the school, जब वो स्कूल की तरफ गया उससे पहले तो रेस्टोरेंट, बच्चे वहीं तो गए थे, उसने दरवाजा सोच रहा था कि तोड़ ना दें इस तरीके से जो था। चलो, what was the tiger's reaction in the Frenchie around him। अच्छा, टाइगर का क्या रिएक्शन था जब फ्रेंची अराउंड हिम, जो फ्रेंची जो था उसके चारों तरफ था। ही जस्ट वांटेड टू स्लीप। हाँ, वो स्लीप के लिए बिल्कुल वो सोना चाहता था, तो वो बिल्कुल यहाँ पे सोना चाह रहा था, उसको और कुछ मतलब ही नहीं था। 24 नंबर। विच वर्ड डिस्क्राइब द टोन ऑफ द नरेटिव व्हेन द हेडमास्टर्स रिएक्शन ऑन द टाइगर्स अराइवल इन द मेंशन्ड। उनका जो रिएक्शन था वो उसमें जो पैराग्राफ में मेंशन है वो क्या था? थ्रेटनिंग, सोलमन, इंटीमेट और ह्यूमरस। ह्यूमरस था उनका, बिल्कुल यहाँ पे ह्यूमरस फिर सही हो जाएगा। 25 नंबर। व्हाट प्रोबेबली कॉज्ड द ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट एमंग द चिल्ड्रन। व्हाट प्रोबेबली कॉज्ड द ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट एमंग द चिल्ड्रन। उनका तो बस यही था कि यार स्कूल बंद हो जाएगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। वॉचिंग द टाइगर रन आफ्टर देम नहीं। सीइंग अ टाइगर गेटिंग इनटू अ स्कूल नहीं। लर्निंग
दैट द स्कूल शुड बी क्लोज। हाँ देखो है, बिल्कुल उनका स्कूल क्लोज था, उनको बस बच्चों को इसी चीज़ में मज़ा आ गया। चलो खैर दोस्तों, जो क्लास थी हमारी वो तो यहीं पे समाप्त होती है। बाकी इसके वर्ड मीनिंग मैंने कहा था हमेशा लिख लिया करना, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो क्लास को तो यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।